नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। इस वक्त तो चला है देश लाइव का, जहां बात करेंगे देश की अहम खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे अमृतपाल के गिरफ्तारी को लेकर तलाशी की। बता दें कि पंजाब में वारिस पंजाब दे चीफ अमृतपाल सिंह की तलाश सोमवार को तीसरे दिन भी जारी रही। पुलिस को अमृतपाल के जालंधर में छिपे होने की आशंका थी। जिले में सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर पुलिस ने नाकाबंदी की, जिसके बाद अमृतपाल के गांव जल्लू खेड़ा में भी फोर्स तैनात कर दी गई। बता दें कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल से लगी पंजाब की सीमाओं को भी सील कर दिया गया है। तो वहीं पुलिस ने अब तक 114 लोगों को गिरफ्तार किया है। अमृतपाल सिंह अब तक पुलिस की पकड़ से दूर है और उसे भगोड़ा करार दिया जा चुका है। पंजाब पुलिस ने शनिवार से ही अमृतपाल सिंह और उसके समर्थकों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है, जहां जालंधर के पुलिस कमिश्नर कुलदीप सिंह चहल ने बताया कि हमने अमृतपाल की गाड़ी का 20 से 25 किलोमीटर तक पीछा किया। वो सामने बैठा था, लेकिन सकरी गली थी और किसी तरह वह अपनी गाड़ी बदलकर वहां से भागने में कामयाब रहा। उन्होंने कहा कि ये चोर सिपाही का खेल है, कभी कभी अपराधी भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन हम जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लेंगे। बता दें कि अमृतपाल को अदालत में पेश करने के लिए वारिस पंजाब दे कानूनी सलाहकार ईमान सिंह खारा ने रविवार को हाई कोर्ट में अपील की थी, जिसके बाद जस्टिस NS शेखावत के आवाज़ पर हुई सुनवाई के बाद पंजाब सरकार से 21 मार्च तक का जवाब मांगा गया। लेकिन पुलिस ने अमृतपाल को लेकर 2 खुलासे किए हैं, जहां फाइनेंसर कलसी को विदेशी फंड मिला है, जिसकी जानकारी मिली है। बता दें कि अमृतपाल के फाइनेंसर दलजीत सिंह कलसी के पास से 2 साल में 35 करोड़ रुपए का विदेशी फंड आया है और उसके फ़ोन से पाकिस्तान से भी बात की गई है, जहां पुलिस उसके मोबाइल फ़ोन की जांच कर रही है। तो वहीं पुलिस ने दूसरा खुलासा किया है, जहां केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने बताया है कि अमृतपाल नशा मुक्त केंद्र के नाम पर फिदायीन हमलावर तैयार कर रहा था। वह आतंकियों को तैयार कर रहा था। सब कुछ ISI के इशारे पर हो रहा था। पाकिस्तान से गैर कानूनी हथियार मंगाकर इन्हें सेंटर स्टोर में स्टोर किया जा रहा था, जिसके जरिए से वह आनंदपुर खालसा फोर्स तैयार कर रहा था और ये सब कुछ अमृत संचार के नाम पर किया जा रहा था। अब पुलिस ने इस बात का खुलासा किया है, तो वहीं अमृतपाल की पुलिस अभी भी तलाश कर रही है। तो बता दें कि लगातार पंजाब पुलिस अमृतपाल के समर्थकों पर के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है, जिसके तहत भगोड़े अलगाववादी नेता अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। वारिस पंजाब दे के चीफ की तलाश सोमवार भी जारी रही। इस जानकारी के मुताबिक अपनी निजी सेना आनंदपुर खालसा फोर्स का रहने वाला खालिस्तानी नेता फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हालांकि उसके समर्थकों को बड़ी संख्या में गिरफ्तार किया जा चुका है। बता दें कि सोमवार को ही अमृतपाल के चाचा हरजीत सिंह और ड्राइवर हरप्रीत सिंह ने पुलिस के आगे सरेंडर कर दिया है। उन्होंने मर्सिडीज कार में बैठकर ये दोनों शाहकोट के उसी गुरुद्वारे के पास पुलिस के सामने पेश हुए, जहां शनिवार को पुलिस का जमावड़ा लगा हुआ था। हरजीत सिंह अमृतपाल की मर्सिडीज में सरेंडर करने आया था, जो ड्रग तस्करी से खरीदी गई है। उसके चाचा को भी असम की डिब्रूगढ़ जेल में भेजा गया है। पुलिस ने अब तक इस मामले को लेकर 114 लोगों को गिरफ्तार किया है और ये लोग अमृतपाल की कार में बैठकर सरेंडर करने यहां पहुंचे थे। पुलिस के मुताबिक अमृतपाल के साथ ये दोनों लोग ही इसी मर्सिडीज कार से भागे थे, जहां हरजीत सिंह के पास एक 32 बोर की पिस्टल और 1 लाख रुपए बरामद हुए हैं। पुलिस ने अमृतपाल के चाचा हरजीत सिंह पर NSA भी लगा दिया है। तो वहीं पंजाब पुलिस के मुताबिक अब तक अमृतपाल सिंह के 112 करीबियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनके कब्जे से बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद हुए हैं और अब पंजाब में सोमवार को मोबाइल, इंटरनेट, SMS और डोंगल सर्विस पर भी लगी पाबंदी को बढ़ा दिया गया है। अब 21 मार्च दोपहर 12 बजे तक फिर से ये सभी चीज़ें बंद रहेंगी। बता दें कि इससे पहले 20 मार्च दोपहर 12 बजे तक सभी सेवाओं को बंद किया गया था। दरअसल वारिस पंजाब दे प्रमुख अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी को लेकर पंजाब में इंटरनेट सेवा बंद की गई है, जिससे कि राज्य का माहौल खराब ना हो सके।
तो एक तरफ पंजाब पुलिस अमृतपाल की तलाश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अमृतपाल के समर्थकों ने लंदन में भारतीय दूतावास के बाहर हंगामा किया। पंजाब में वायरस पंजाब दे के मुख्य सरगना जत्थेदार अमृतपाल सिंह के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है और विश्व में फैले खालिस्तानी समर्थक इसको लेकर हंगामा कर रहे हैं। बीती शाम यूके में भारतीय दूतावास के बाहर खालिस्तानियों ने प्रदर्शन के बाद तिरंगे का अपमान किया, जहां तुरंत ही कार्रवाई करते हुए भारत ने यूके के सीनियर राजनयिक को सम्मन भेज दिया। दरअसल विश्व भर में खालिस्तानी समर्थक अमरपाल सिंह के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का विरोध कर रहे हैं, लेकिन बीती शाम यूके में भारतीय दूतावास के बाहर कुछ खालिस्तानी समर्थक इकट्ठा हुए। इन्होंने पहले भारतीयों के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया और फिर दूतावास पर फहराए गए तिरंगे को खालिस्तानी समर्थकों ने उतार कर नीचे करने की कोशिश की। भारतीय राजकीयों ने इसका विरोध किया, जहां झंडे को वापस लिया गया, लेकिन प्रदर्शनकारी दूतावास की बिल्डिंग के बाहर खालिस्तानी तिरंगा फहराते रहे। बता दें कि यूके में भारतीय दूतावास में तैनात राजकीयों ने तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने दोबारा उसी जगह तिरंगा फहराया। इसके साथ ही दूतावास की बिल्डिंग पर 2 मंजिला और 1 तिरंगा लगाया गया। बिना गुस्सैल रवैया अपनाते हुए भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने खालिस्तानी समर्थकों को इसका करारा जवाब दिया है। लंदन में उच्चायोग ने प्रदर्शन करने वाले भारतीयों को झंडा उतारने की घटना के साथ भारत सरकार ने दिल्ली में यूके के राजनयिकों को तलब किया, जिसके बाद लंदन में भारतीय उच्चायोग के खिलाफ अलगाववादी और चरमपंथी तत्वों की तरफ से की गई कार्रवाई पर भारत ने कड़े विरोध व्यक्त किए। तो वहीं प्रदर्शन के दौरान यूके राजनयिकों ने उनसे एक्सप्लेनेशन मांगी गई कि कैसे प्रदर्शनकारियों ने भारतीय दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया, जहां यूके सुरक्षा की पूर्ण अनुपस्थिति के लिए स्पष्टीकरण की मांग उठाई गई, जिनके बाद इन तत्वों को उच्चायोग परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी। तो वहीं प्रदर्शनकारियों के खिलाफ तुरंत एक्शन लेने के लिए कहा गया है और उनको गिरफ्तार करने के लिए भी कह दिया गया है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं किसानों की महापंचायत की, जहां दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान इकट्ठा हुए और इस दौरान उन्होंने अपनी मांगे की। दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान महापंचायत की शुरुआत हो गई है। किसानों का सरकार पर वादे पूरे न करने का आरोप है। जहां रामलीला मैदान में आयोजित महापंचायत में देश के अलग अलग हिस्सों से किसान शामिल हुए। महापंचायत का आयोजन संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में किया गया। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में करीब 3 साल बाद एक बार फिर दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान जुट गए। रामलीला मैदान में सुरक्षा के चाको चौबंद इंतजाम किए गए, जहां संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कहा गया कि सरकार से यह तमाम मांगों को पूरा नहीं किया गया है। किसान नेताओं ने इस दौरान कहा कि सरकार की तरफ से जो वादे किए गए थे उन्हें अब तक पूरा नहीं किया गया है। तो वहीं वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने रविवार को बताया कि हमने किसान महापंचायत के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। हम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। तो वहीं उनकी सुरक्षा के लिए 2000 जवानों की तैनाती की गई है, ताकि कानून व्यवस्था खराब ना हो और भीड़ के प्रबंधन के लिए ये तैनाती की गई है। तो वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ता केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने उत्पादन की कुल लागत पर 50% MSP लागू करने का लिखित में आश्वासन दिया था। इसके लिए सरकार ने जो कमेटी बनाई थी उसमें 26 सदस्य इंडस्ट्रियल घरानों के पक्ष में थे। ऐसे में किसान इस कमेटी का भी विरोध कर रहे हैं। किसानों ने मांग की है कि कृषि क्षेत्र में विदेशी निवेश पर रोक लगाई जाए, किसानों को पंपिंग सेट के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाए और इसके अलावा हर किसान को हर महीने 5000 रुपये की पेंशन दी जाए। वहीं किसान आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए सभी मुकदमे वापस लिए जाएं। वहीं किसान नेता दर्शन पाल ने कहा कि हमने मंत्री के साथ MSP के लिए कानूनी गारंटी के मुद्दों पर चर्चा की है। तो उन्होंने कहा कि वह किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने और मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा प्रदान करने के मामले में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करेंगे। तो वहीं दर्शन पाल ने कहा कि कई अनसुलझे मुद्दे हैं और इसका समाधान के लिए एक और आंदोलन की ज़रूरत है। उन्होंने आगे कहा कि हम 30 अप्रैल को दिल्ली में एक और बैठक बुलाएंगे और एक और महापंचायत का आगाज करेंगे।
तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं मनीष सिसोदिया की, जिनकी न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। दिल्ली आबकारी नीति केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई वाले मामले में मनीष सिसोदिया की 14 दिनों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है और अब वे 3 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। मनीष सिसोदिया फिलहाल ईडी की हिरासत में हैं और उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया, जहां सीबीआई केस में न्यायिक हिरासत खत्म होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था। इस मामले में सीबीआई ने कहा कि जांच अभी भी जारी है और अहम मोड़ इस जांच में सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी 22 मार्च तक वो ईडी की हिरासत में हैं और इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को ही मनीष सिसोदिया की रिमांड 22 मार्च तक के लिए ईडी को दे दी थी। ईडी ने कोर्ट में कहा था कि उपराज्यपाल ने जब इस मामले की शिकायत की थी तो मनीष ने अपना फ़ोन बदल लिया था, लेकिन एजेंसी ने उनके मोबाइल डेटा को फिर निकाल लिया है और अब एजेंसी उनके मोबाइल और ईमेल से निकाले गए डाटा का एनालिसिस कर रही है। तो वहीं मनीष सिसोदिया के वकील ने कोर्ट में कहा कि ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ किसी क्राइम का जिक्र नहीं किया है। एजेंसी को बताना चाहिए कि प्रोसीड ऑफ क्राइम क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि जब सीबीआई मामले में पूछताछ कर रही है तो ईडी को पूछताछ करने की क्या ज़रूरत है। ईडी अब सीबीआई की प्रॉक्सी एजेंसी के रूप में काम कर रही है। इसके अलावा मनीष सिसोदिया ने कोर्ट में कहा है कि पिछले 7 दिनों की कस्टडी में उनसे रोजाना सिर्फ आधा घंटे तक ही पूछताछ हुई है और सिर्फ गुरुवार के दिन ही देर रात तक उनसे पूछताछ की गई थी। बावजूद इसके अब कोर्ट ने फिर भी उनकी 14 दिन की कस्टडी बढ़ा दी है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बजट सत्र में हुए हंगामे की। आपको बता दें कि बजट सत्र के दूसरे चरण में भी संसद में हंगामा देखने को मिला। संसद में राहुल गांधी की माफी और अडानी मामले पर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां बजट सत्र के दूसरे चरण में भी संसद में हंगामा और नारेबाजी देखने को मिली, तो वहीं विपक्ष ने जहां एक तरफ अडानी हिडनबर्ग मामले पर जेपीसी की मांग की, तो वहीं सत्ता पक्ष के सांसदों ने राहुल गांधी के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए गए बयान पर माफी की मांग को लेकर हंगामा किया। बता दें कि पहले चरण में इसी तरह का हंगामा देखने को मिला था, जहां विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर सदन न चलने का आरोप लगाया था। तो वहीं राहुल गांधी की माफी और अडानी मामले पर हंगामे के बाद सोमवार सुबह स्थगित हुई सदन की कार्रवाई दोपहर फिर स्टार्ट हुई, लेकिन राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने से कुछ देर बाद ही सदन को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो वहीं लोकसभा की कार्यवाही भी कुछ देर चली और बीजेपी और कांग्रेस के हंगामे को लेकर लोकसभा को भी मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बता दें कि इससे पहले 13 मार्च को बजट के पहले चरण का सत्र हुआ था, जहां सदन शुक्रवार तक लगभग स्थगित ही रहा था। उसके बावजूद शनिवार और रविवार को 2 दिन की छुट्टी थी, लेकिन सोमवार को एक बार फिर सत्र शुरू हुआ और सत्र में फिर हंगामा देखने को मिला। तो वहीं इसके बाद विपक्षी दलों ने सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक की और इसमें सभी नेताओं ने एक सुर से अडानी मामले की जांच के लिए जेपीसी गठन की मांग की और इसको लेकर आवाज उठाने पर सहमति जताई। इसके अलावा राहुल गांधी के घर पुलिस को भेजने का भी मुद्दा संसद में उठाने जाने का जिक्र किया गया था। राहुल को लंदन वाले बयान पर भी बोलने की मांग विपक्ष करने की रणनीति तैयार की थी, लेकिन सोमवार को ही बैठक में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने दूरी बनाए रखी, जहां ममता का कोई भी सांसद या विपक्षी नेता दलों के बैठक में शामिल नहीं हुआ। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं जापान के प्रधानमंत्री की, जो 2 दिवसीय दौरे पर इंडिया आए हैं। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा 20 मार्च को 2 दिवसीय भारत दौरे पर आए। जहां दिल्ली पहुंचते ही जापानीज पीएम सबसे पहले राजघाट पहुंचे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम फुमियो किशिदा ने राजघाट पर अंगतुक पुस्तकाकार साइन किए और उन्होंने महात्मा गांधी की जीवनी पर लिखी गई पुस्तकें भेंट की। जहां बता दें कि राजघाट से जापानी पीएम सीधे दिल्ली से हैदराबाद हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। यहां दोनों पक्षों के आपसी हित के लिए द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर प्रतिनिधिमंडल स्तर पर चर्चा की गई, जहां G7 और G20 के अपने अपने प्रेसिडेंसी के लिए अपनी प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई। बता दें कि पीएम किशिदा ने के दौरे के दौरान दोनों नेता
मई में हिरोशिमा में होने वाली G7 समिट और सितंबर में दिल्ली में होने वाली G20 समिट और रूस यूक्रेन जंग पर चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा डिफेंस, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और हेल्थ के मुद्दों पर भी दोनों के बीच बात हुई। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं OROP की, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भुगतान करने का नया तरीका केंद्र को बताया है, जिससे कि केंद्र सरकार को एक और झटका लगा है। OROP के तहत पूर्व सैनिकों के बकाया भुगतान पर केंद्र सरकार को एक बार फिर झटका लगा है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बकाया भुगतान को लेकर केंद्र की ओर से पेश लिफाफा बंद रिपोर्ट को लेने से इनकार कर दिया है। साथ ही केंद्र को OROP के तहत बकाया भुगतान का नया फॉर्मूला भी दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने योग्य पारिवारिक पेंशनरों को 30 अप्रैल 2023 तक सशस्त्र बलों की वीरता पुरस्कार हासिल कर चुके विजेताओं को 30 जून 2023 तक और 70 साल से ज़्यादा योग्य पेंशनरों को 30 अगस्त 2023 तक का बकाया भुगतान करने का आदेश दिया है। वहीं बाकी पेंशनधारियों को सम्मान किस्तों में 28 फरवरी 2024 से पहले भुगतान करने के लिए कहा गया है, जहां CJI DY चंद्रचूड़ ने न्यायमूर्ति PM नरसिम्हा और JB पारदीवाला की पीठ ने सीलबंद रिपोर्ट को लेकर कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट में इस सीलबंद कवर प्रार्थना का खत्म करने की ज़रूरत है। ये निष्पक्ष न्याय की बुनियाद प्रक्रिया के खिलाफ है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने OROP के बकाया भुगतान को लेकर इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की याचिका पर सुनवाई की, जहां कोर्ट ने 13 मार्च को 4 किस्तों में OROP बकाये के भुगतान करने के लिए एक तरफा फैसले को लेकर सरकार को फटकार लगाई थी। तो बुलेटिन में बात अब प्रयागराज की कर लेते हैं, जहां उमेश पाल हत्याकांड में उसके खिलाफ लगातार पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है, तो वहीं प्रशासन भी इसमें पीछे नहीं हट रही है। अब शूटर गुलाम के घर बुलडोजर चलाया गया है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद पुलिस और प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है और अब प्रयागराज प्रशासन ने हत्याकांड के बाद फरार शूटर गुलाम के घर और दुकान पर बुलडोजर चलाया है। जानकारी के मुताबिक शूटर गुलाम मोहम्मद का अवैध मकान और दुकान 335 वर्ग मीटर में बनी है, जिन्हें 2 बुलडोजर की मदद से ध्वस्त किया गया है। माहौल ना बिगड़े लिहाजा मौके पर पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया था। बता दें कि फरार शूटर गुलाम पर 5 लाख रुपए का इनाम है और गुलाम का घर शिवकुटी थाना इलाके के तेलेरियागंज में है। हत्याकांड के बाद ही माफिया अतीक के खास शूटरों में से एक गुलाम की तलाश जारी की जा रही थी, जहां बसपा के पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल और उसके 2 सरकारी गनर की हत्या 24 फरवरी को हुई थी। हत्याकांड के बाद से ही पुलिस और PDA ने माफिया अतीक और उसके करीबियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है और एक और अब प्रशासन की तरफ से एक्शन देखने को मिला, जहां शूटर गुलाम के और घर पर और उनके दुकान पर बुलडोजर चलाया गया है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं अब मौसम की। लगातार हो रही बारिश और ओलावृष्टि ने लोगों को गर्मी से निजात दी है। दिल्ली NCR समेत देश के कई हिस्सों में बारिश के चलते मौसम सुहाना रहा। लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है, जहां मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 19 मार्च को देश के कई हिस्सों में बारिश के साथ ओले गिरे थे। इसके बावजूद अधिकतम तापमान 28 डिग्री दर्ज किया गया था, जो कि सामान्य से 3 डिग्री कम है। बता दें कि दिल्ली में 20 मार्च को अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री रहने का अनुमान किया गया, जहां मौसम विभाग के मुताबिक 24 मार्च तक ऐसे ही मौसम रहने का अनुमान जताया गया है। तो वहीं 20 मार्च को आगरा, लखनऊ, अलीगढ़, कानपुर, नांदगांव, इगलियास, बरसाना, राया, नोएडा, गाजीपुर, हाथरस, मथुरा और राजस्थान के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ आंधी, ओले गिरने की भी भविष्यवाणी की है। तो वहीं बारिश के कारण किसानों की फसलों को हो रहे नुकसान का भी अब मौसम विभाग ने आना दिया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में तेज हवाएं और ओले गिरने के कारण बागवानी फसलों और कच्ची दीवारों के मकानों को नुकसान हो सकता है। मौसम विभाग ने बारिश की संभावनाओं को देखते हुए 20 मार्च को ही यूपी के 72 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया।
बुलेटिन के आखिरी में बात कोरोना मामलों की कर लेते हैं, जहां देश भर में लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। देश में एक बार फिर कोरोना के मामले रफ्तार पकड़ने लगे हैं, जहां पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 918 मामले सामने आए हैं, तो वहीं 4 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। देश में कोरोना के एक्टिव मामले 6350 हो गए हैं, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने बैठक बुलाकर संक्रमण की स्थिति की समीक्षा भी की है। बता दें कि रविवार को कोरोना के 1070 नए मामले सामने आए थे, जो 4 महीने में सबसे ज्यादा थे। इससे पहले पिछले साल 6 नवंबर को एक दिन में कोरोना के 1000 से ज्यादा मामले सामने आए थे। सबसे ज्यादा एक्टिव केस केरल, महाराष्ट्र और गुजरात से सामने आए हैं, जहां तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक के साथ इन तीनों राज्यों को भी टेस्टिंग, ट्रैक, ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन की 5 गुणा रणनीति का पालन करने की सलाह केंद्र सरकार ने दी है। बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र ने संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक टेस्टिंग में कोरोना की पुष्टि न हो जाए। देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।